हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? आनुवांशिकता। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी व्रिज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो इसका आंसर है ए। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवांशिकी के पिता हैं या जनक कहे जाते हैं। आनुवांशिकता की खोज जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? जॉनसन, जे मेंडल, एबी मॉरिसन, मॉर्गन। तो इसका आंसर है बी, जे मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह क्या था? किस पे इन्होंने अपना प्रयोग किया? ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी मटर, स्वीट पी, सुगंधित मटर। इसका आंसर है सी, गार्डन पी मटर, यानी मटर के पौधे पर इन्होंने अपना जो है प्रयोग किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया और 3 नियम प्रतिपादित किए। इससे प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। तो इनका आंसर है सी, लैंगिक जनन पर आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का किससे संबंध है? रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण, मस्तिष्क का चित्रण। तो इसका आंसर है बी, जीन्स का चित्रण। जीनोम चित्रण या जीनोम मैपिंग का संबंध जो होता है जीन के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण है वो किसके द्वारा संतानों में जाता है? राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लाइसोसोम द्वारा। इसका आंसर है बी, क्रोमोसोम द्वारा, या हम क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी कहते हैं। गुणसूत्रों के द्वारा ही पेरेंट्स से संतान में जो भी लक्षण जाते हैं वो गुणसूत्र के द्वारा ही जाते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम या गुणसूत्र द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग होते हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग भी होते हैं, जैसे रियोवायरस या रेट्रोवायरस। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था मेंडल ने, सूटन एवं बावेरी ने, मूलर, वाल्डेयर। तो इसका आंसर है बी, गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत सूटन एवं बावेरी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जीन है, जीन क्या है? डीएनए का एक भाग, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, डीएनए और आरएनए प्लस हिस्टोन का एक भाग, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ए, जीएनए क्या है? डीएनए का एक भाग है।
प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल का अत्यधिक लंबा व कुंडली सूत्रनुमा अणु होता है। इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए के अणु के 5000 से 1,00,000 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक मोनोमर्स अणु होते हैं। ठीक, डीएनए को हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन, प्रजनन। इसका आंसर है ए, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। उद विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं गुणसूत्र, डीएनए, जीन, केंद्रक। तो इसको कहते हैं आनुवंशिकता की जो एक इकाई है वो क्या है? जीन है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? जीन कहलाती हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है। तो इसका आंसर है सी, स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या जो होती है स्थिर रहती है। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, और ये इसी को 46 कह लो या 23 पेयर कह लो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समानतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या निश्चित रहती है, वह स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। इसका आंसर है डी, डीएनए। जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों में कौन से कारक उत्तरदायी होती है? तो डीएनए होती है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगोर जोहान मेंडल, टॉमस हंट मॉर्गन, बारबरा मैक्लिटॉक, वाटसन एंड क्रिक। तो इसका आंसर है सी, बारबरा मैक्लिटॉक ने किया था जंपिंग जीन्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादक बारबरा मैक्लिटॉक ने किया था, जिन्हें 1983 में विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बारबरा को। इन्होंने मक्का का जो पौधा होता है, मक्के का पौधा पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे स्पॉट पड़ जा रहे हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जंपिंग जीन्स का मतलब है कूदते फांदते वाले जीन जो होते हैं वही है। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो इसका आंसर है बी, टायरोसिन एमिनो अम्ल नहीं बनाता है।
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं, जबकि टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज। तो इसका आंसर है सी। डीएनए में मौजूद जो शर्करा होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड या अणु भाग होते हैं। अणु जो होते हैं, 4 प्रकार के अणु जो होते हैं वो भाग लेते हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं अभी। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसॉल में होता है। इसके लिए न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा राइबोज, नाइट्रोजन समाक्षार, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन होता है। थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है, यूरेसिल की हो जाती है, जो आरएनए में पाए जाते हैं। डीएनए में 4 न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि आरएनए में 4 जो युग्म क्षार पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, एडेनिन ही रहेगा, ग्वानिन ही रहेगा, बस थाइमिन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। बाकी साइटोसिन भी सेम होता है। तो नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, आरएनए में ये पाया जाएगा आपका आरएनए, और डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डीएनए की खोज किसने की, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने, ग्रेगर मेंडल ने, जोहानसन ने, हरगोविंद खुराना ने। तो इसका आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह एक गलत धारणा है कि जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएच विल्किंसन, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था, या द्विकुंडलित संरचना कौन प्रस्तुत किया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिसर ने की थी। यानी डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिसर ने की थी। और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी, वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दी। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी, जैकब मेनोड, वाटसन तथा क्रिक, एचजी खुराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी। अभी हमने बताया कि डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना होती है वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की थी। यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैज्ञानिकों का नाम आता है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किसकी खोज की, तो हम ये कहते हैं द्विकुंडलित संरचना की खोज की है। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए
का अणु सीधा नहीं होता है, बल्कि ये सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश होता है। द्विकुंडली संरचना को हम डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राइबोजाइम्स होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज जो है थॉमस आर केच तथा सिडनी अल्टमान ने की थी 1989 में। ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, एक्सरे तकनीक, कोयला खनक वाले, रंगरेज तथा रंगसाज वाले। इसमें कूट दिया है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका आंसर है ए, केवल 2। कौन कौन से व्यक्ति थे जरा देखते हैं फिर से इस क्वेश्चन को। कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं में डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा होता है? तो जो सिर्फ एक्सरे वाले तकनीक वाले व्यक्ति होते हैं, जो एक्सरे करवाते रहते हैं, जो प्रॉपर वहाँ पे रह के एक्सरे करवा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके डीएनए में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि एक्सरे से बहुत खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं, इस कारण। एक्सरे तकनीक या एक्सरे टेक्निक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं यानी सेल के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है या न्यूक्लिक एसिड है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट चैप्टर है जैव उर्वरक। अब हम पढ़ते हैं इसको अगले वीडियो में।